हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लो सूत्रांग। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि कल्प संविदा से आप क्या समझते हैं एवं कल्प संविदा से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख ये भी आ सकता है कि कल्प संविदा क्या होती है, भारतीय संविदा अधिनियम में कितने प्रकार की कल्प संविधाएं होती है समझाइए। इस प्रकार से आ सकता है। इसे अपन कल्प संविदा, आभासी संविदा, रचनात्मक संविदा, गर्भित संविदा और इंग्लिश में क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसी ऐसे नामों से भी इसे जान सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग कॉलेज एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो आइए अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर कर लेता हूँ इसको अपने नोट्स ऐप के अंदर, उसके बाद अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ मैं PDF। हाँ तो दोस्तों, हो चुकी है अपनी PDF अपलोड यहाँ पर। तो देखते हैं अपन अर्ध संविदा या आभासी संविदा, कल्प संविदा या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है किसे बोलते हैं। तो देखिए ये PDF हो चुकी है अपलोड। अरे ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी नोट्स ऐप के अंदर भी AI घुसेड़ दिया है। इनकी इच्छा होना तो AI हर जगह डाल दें, इंसान के अंदर भी एक AI घुसेड़ देंगे। इसे अपन छोड़ते हैं साइड में और देखते हैं, डिस्कस करते हैं अर्ध संविदा किसे बोलते हैं। तो ये जो टेढ़ा हुआ नहीं है, जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इसी की तरह सीधा है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सेक्शन 10 की सारी शर्तें जो अपन को पूरा करना अनिवार्य होती है। वो धारा 10 में बताया गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और किसी लॉ द्वारा जो है उसको फॉरबिटेड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर कि अपन को जो है बिना इन सारी चीज़ों के भी एक कॉन्ट्रैक्ट का गठन हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहती है, इनमें से कुछ चीज़ें रहती है, कुछ एब्सेंट रहती है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट का गठन हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं अपन कल्प संविदा या आभासी संविदा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको पूरा जो आंसर है वो फ्रेम करना है, वो लिखना है, तो आपका आंसर जो है पूरा सही हो जाएगा। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है अपन को। प्रस्तावना देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम का चैप्टर 5 जो है, भारतीय संविदा अधिनियम का चैप्टर 5, कुछ संबंध जो संविदा द्वारा सृजित संबंधों से मिलते जुलते शीर्षक, जिसमें धारा 68 से 72 तक के प्रावधान, 68 से 72 तक। ये प्रावधान उन परिस्थितियों जहाँ पक्षकारों के बीच कोई वास्तविक संविदा नहीं होती, फिर भी कानून एक व्यक्ति पर दायित्व लाता है, मतलब दायित्व अध्यारोपित करता है, जैसे कि उसने संविदा में प्रवेश किया, उसे अर्ध संविदा या क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अर्ध संविदा न्याय, समानता और अच्छी विवेकशीलता, मतलब न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है। यह अनजस्ट इनरिचमेंट को रोकने के लिए बनाया गया था। कोई भी व्यक्ति दूसरे की कीमत पर अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो सकता है, लाभान्वित नहीं हो सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति से लाभ, उस लाभ को बनाए रखना अनुचित होता है। लाभ कानून लाभान्वित, मतलब जो व्यक्ति जिसको लाभ प्राप्त होता है वो जो है उस पर जो है कानून जो है एक व्यक्तिगत दायित्व अध्यारोपित करता है, और वह उस लाभ के लिए जो है प्रतिकर या जो राशि है वो दे। दायित्व संविदा के समान है, परंतु वास्तविक संविदा नहीं। ये जो दायित्व है संविदा के जैसा होता है, लेकिन संविदा नहीं होता। अब अनुचित समृद्धि का सिद्धांत इस लैटिन कहावत पर आधारित कि नेमो डेबिट लोक्यूपेटरी एक्स एलियंसा जो कार्टा, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे की हानि से समृद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थ संविदा कानून का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि उन स्थितियों पर सुनिश्चित करते हैं जहाँ पारंपरिक संविदा के तत्व, प्रस्ताव, स्वीकृति उपस्थित नहीं होते। मतलब देखिए, अर्ध संविदा कानून का अनिवार्य अंग है, क्योंकि ये उन परिस्थितियों में न्याय समुचित करता है जहाँ की पारंपरिक संविदा के तत्व, प्रस्ताव, स्वीकृति, कंसिडरेशन उपस्थित नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम 5 प्रकार के अर्थ संविदा धारा 68 से 72 तक विनियमित है। ये विधिक कल्पनाएं जो है समाज में न्याय विवेक के सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए बनाई गई। तो सिंपल सा अपन को ये जो कंक्लूजन पढ़ के, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ के एक लाइन याद आ रही है कि वो जो कहावत है ना, वो कौन सा गाना है, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, संविदा की नहीं जाती है संविदा हो जाती है वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित अपनी कल्प संविदा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है।
तो अर्ध संविदा दो शब्दों से मिलकर अर्ध अर्थात आधा या मिलता जुलता और संविदा अर्थात अनुबंध अर्थ। अर्ध संविदा का शाब्दिक अर्थ वह विधिक दायित्व जो संविदा जैसा है परंतु कोई वास्तविक संविदा नहीं है। ये एक विधिक कल्पना है जिसमें कानूनी पक्षकारों के बीच कोई समझौता न होने पर भी एक पक्षकार के ऊपर दायित्व होता है। अब अपने एंसन जी ने क्या बोला है तो अपन सामान्य बताया। एंसन जी ने परिभाषित किया कि द लॉ इम्पोज एन ऑब्लिगेशन वन पर्सन अलाउड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। मतलब कि कानून एक ऐसे व्यक्ति पर दायित्व लाता है हालांकि पक्षकारों के बीच में जो है कोई संविदा न होते हुए भी एक कानून एक व्यक्ति पर दायित्व लाता है, उसे ही बोलते हैं अपन अर्ध संविदा या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन although there is no contract between the parties। जो है विधि एक व्यक्ति पर दायित्व लादता है या दायित्व अध्यारोपित करता है यद्यपि पक्षकारों के बीच मतलब हालांकि पक्षकारों के मध्य में कोई समझौता या कोई अनुबंध ना हो। अब एक और देखते हैं अपने पोलाक भाई साहब ने क्या कहा। imposed by law upon on one person in favor of another अर्थात कानून द्वारा एक व्यक्ति के पक्ष में दूसरे पर लादे गए जो है दायित्व। अर्ध संविदा की प्रकृति और विशेषता क्या है। प्रकृति और विशेषता के सबसे पहले सहमति की अनुपस्थिति होती है। अर्ध संविदा में सहमति नहीं होती, ये विधि द्वारा अध्यारोपित की जाती है और ये अनुचित समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित मतलब एक व्यक्ति की हानि पर दूसरे को लाभ नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर होता है। व्यक्तिगत अधिकार है और संविदा से मिलती जुलती परंतु संविदा नहीं है, संविदा जैसी है लेकिन संविदा नहीं है। न्याय और विवेक पर आधारित है मतलब इसके सिद्धांत जो है न्याय विवेक और साम्य सद्विवेक और न्याय के ऊपर आधारित है। संविदा का मूल आधार न्याय विवेक और समानता है। न्याय साम्य और समानता का सिद्धांत है। कानून यह नहीं मानता कोई व्यक्ति दूसरे समय मतलब अनुचित लाभ। प्रतिपूर्तिकारी दायित्व मतलब यहाँ पर जो है प्रतिपूर्ति दे रहा, क्षतिपूर्ति नहीं। इसका उद्देश्य लाभान्वित व्यक्ति को उस व्यवस्था में वापस लाना है, वहाँ की भरपाई करवाना नहीं है। समृद्धि अनुचित होनी चाहिए। यदि यहाँ पर समृद्धि न्याय संगत विधिक रूप से तो संविदात्मक दायित्व नहीं बनता, केवल अनुचित समृद्धि पर ही अर्ध संविदा का दायित्व उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पढ़ने के लिए आप जान सके इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका जो सारे सिस्टम है, ये सारी चीजें देखने के लिए बेसिकली यहाँ का ये जो है ये यहाँ पे एग्जाम में ना तो आएगा ना एग्जाम में लिखने की जरूरत है। अगर आपको लिखना है या आपको याद आ जाए तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन आप कर सकते हैं, ये पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप देख लीजिए। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जो है इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी प्रोसेस है यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, आप व्हाट्सअप कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है क्यों ही बुक या पीडीएफ खरीदना, जो भी आपकी इच्छा, वो अलग टॉपिक है, उसे छोड़िए। और अब अपन अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विधिक प्रावधान क्या है इसके अंदर। तो सेक्शन 68 से 72 तक में जो प्रावधान है यहाँ पर देखते हैं 5 प्रकार के हैं। ये जो टेबल बनाई गई ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके। अब चलते अपन जो है नीचे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। टाइप्स भी यही है और प्रोविजंस भी, ये दोनों पॉइंट एक ही में। सबसे पहले तो जो असमर्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तु मतलब धारा 68 बताएगी एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए जो है सक्षम नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से, तो अस्वस्थ चित्त है या फिर माइनर है या जो भी जो सक्षम पक्षकार की डेफिनेशन दी गई है भारतीय संविदा अधिनियम में उसके अनुरूप सक्षम नहीं है, धारा 11 में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं अपन यहाँ पे उसको या वो जिस व्यक्ति का या जिसका वो पालन पोषण या भरण पोषण पालन पोषण करने के लिए भरण पोषण या पालन पोषण जो ज्यादा उपयुक्त वर्ड रहेगा, पालन पोषण करने के लिए विधिक रूप से दायित्वाधीन है। तो या तो उस व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, मान लीजिए ए पर्सन जो है, अपन एग्जाम्पल जो सबसे नीचे दे रखे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो ए पर्सन है ये माइनर है या बीमार हो गया, माइनर तो नहीं मानते क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा, मान लीजिए ये जो है अनसाउंड माइंड हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इनकी शादी भी हो गई थी, इनकी वाइफ भी है और इनके 2 सन भी है, सन 1 और सन 2। अब ये अनसाउंड माइंड हो गए, ना कोई काम काज ना जो भी है, ये काम काज लेकिन सक्षम नहीं। तो यहाँ पर जो है एक सी नाम के व्यक्ति को इन सब की दया आ जाती है और ये जो इनकी वाइफ और इनके बच्चों का जो है जो आवश्यक वस्तु उनकी जीवन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक वो सारी प्रदान कर देता है। तो जो व्यक्ति है वो जो है यहाँ पर इनके प्रॉपर्टी से ये जो ए भाई साहब इनकी प्रॉपर्टी से जो है वो चीज वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। धारा 68 ये प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जो संविदा में प्रवेश करने में असमर्थ है, अरे
थोड़ा डिजाइन वाला पेन कहाँ गया ये? जो कि असमर्थ व विधिक रूप से पालन या जिसका वो विधिक रूप से पालन पोषण करने का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जीवन या दशा के अनुकूल, मतलब उनकी जो जीवन या दशा है उनके अनुकूल आवश्यक वस्तु प्रतिपूर्ति तो आपूर्ति करने वाला उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यहाँ पर असमर्थ व्यक्ति वही है जो धारा 11 के अनुसार बताया गया है, उसमें सारी चीजें और विधिक रूप से बच जैसे कि पुत्र पत्नी तो आवश्यक आपूर्ति करता है तो असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से। अब यहाँ पर आवश्यक वस्तु मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं, आवश्यक वस्तु जो देखी जाएगी उनकी लाइफ और जो उनकी नेटवर्थ है उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मान लिया दो पार्टी हो सकती है कि एक जो है ए नाम का जो बच्चा है माइनर, ए नाम का माइनर जो है वो जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और जेड नाम का जो बच्चा है वो हाई रिच फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर इससे बेसिक नीड इसकी कंडीशन जो इसकी लाइफ इसकी नेटवर्थ जो इसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है रोटी कपड़ा मकान और बेसिक ट्रेवलिंग कीजिए बेसिक होगी। यहाँ पर इसके लिए 5 स्टार होटल और जाने आने के लिए फ्लाइट की टिकटें, अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में एडमिशन्स, ये सारी चीज़ें जो इसके लिए होंगी तो दोनों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उपदान धारा 69 बताती है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी पर्सन के, मान लीजिए एक पर्सन के लिए कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाव पे ये इंटरेस्टेड है उस चीज़ से, मतलब उसको भी लॉस हो सकता है अगर यहाँ पर उसने जो पेमेंट नहीं किया तो जो पेमेंट कर देता है तो ए नाम के व्यक्ति से ये प्रतिपूर्ति वसूलने का वो उपचार। मान लीजिए कि कोई मकान आपने किराए पर लिया और उसकी मरम्मत करवाना अनिवार्य है। अब मरम्मत करवाना जो मकान मालिक यानी एक ये जो फर्स्ट नंबर का जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन की ये नहीं करवाता और आप किराएदार होने के नाते आपने अगर पेमेंट कर दिया या मरम्मत करवा दी तो आप जो है इससे लेने के हकदार हो। बेसिकली धारा 69 यही बताती है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, भुगतान करने वाला व्यक्ति उस भुगतान में हितबद्ध होना चाहिए। हितबद्धता का अर्थ है कि उसके अपने संपत्ति या अधिकार की रक्षा के लिए भुगतान आवश्यक हो। जिस व्यक्ति के लिए भुगतान किया जाता है वह विधि द्वारा भुगतान करने के लिए बद्ध होना चाहिए। भुगतान वास्तव में होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है लेकिन एग्जाम्पल अपन इसे नीचे देखेंगे। यहाँ पर नीचे डिटेल में सारे के एक एक दो अपन ने एग्जाम्पल दिए गए तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अपन देखते हैं सेक्शन 17 आनुग्रहिक अनानुग्रहिक मतलब नॉन ग्रेटिट्यूअस जो कार्य है उसका लाभ वो करने वाले व्यक्ति का दायित्व। मतलब जहाँ कोई व्यक्ति जो है बिना इस इच्छा से कार्य करता है कि मैं फ्री में नहीं, मैं कुछ इसके बदले में कंसिडरेशन लेके काम करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बस में जा रहे हो, आपने हाथ दिया, बस रुक गई, कोई कंसिडरेशन की बात तो हुई नहीं, लेकिन आप उतरे, बस वाले ने पैसे मांग लिए और आपने बोला कि काहे की बात, अपन ने तो कोई पैसे की बात की नहीं। तो बस वाले का जो काम है वो बस वाला ऑटो वाला जो भी उसका काम जो अनुग्रह की नॉन ग्रेटिट्यूस वो चाहता ही नहीं है कि मैं आपको फ्री में ले जाऊंगा। वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो खुद की सेवा मतलब अर्थ के लिए, मनी के लिए, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है तो वो उसका जो है लाभ है। तो आप ये नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें यहाँ पर हो, जैसे कि यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, जहाँ कोई व्यक्ति विधिक रूप से कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है या किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु विधिक रूप से देता है, ऐसा करने का अभिप्राय अनानुग्रहिक मतलब नॉन ग्रेटिट्यूस है, मतलब कि अनुग्रहिक न हो और दूसरा व्यक्ति इसका उपभोग करता है तो दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति को प्रतिदान करने के लिए बद्ध होता है। इसकी आवश्यक वस्तु सबसे पहले कोई कार्य विधिक रूप से होना चाहिए, दूसरा कार्य नॉन ग्रेटिट्यूस होना चाहिए मतलब अनुग्रहिक नहीं होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने उस कार्य वस्तु का उपभोग किया हो। अब देखिए यहाँ पर जो है माल पड़ा पाया, धारा 71 बेसिकली ये बताती है अगर आपने कोई माल जो है पड़ा पाया तो आपकी वही लाइबिलिटी होगी जो एक बेली का कॉन्सेप्ट जो अपन कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के जो क्वेश्चन आंसर या जो वीडियोस आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो सेमेस्टर है उसमें ये नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पार्ट है तो अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे बेली बेलर बेलमेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इतना ही बताया गया है। और यहाँ पर ये जो इलेबोरेशन है ये सेक्शन 71 का नहीं है, 71 के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका जो है एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। जो व्यक्ति ऐसी वस्तु पाता है जो दूसरे की खोई हुई है, मतलब जो व्यक्ति किसी की पड़ी वस्तु या पड़ा हुआ माल पाता है उसे प्राप्त होता है तो उन्हें सजग से उतना ही ध्यान रखने के लिए बद्ध होगा जितना कि उन्हें असावधानी से रखता हो यदि वे स्वयं की होती तो। वस्तु खोजने वाले का अधिकार और दायित्व इस प्रकार है, वह वस्तुओं की उचित सुरक्षा करेगा, स्वामी को खोजने का प्रयास करेगा, अपने लिए प्रयुक्त नहीं करेगा। वो वस्तु के स्वामी को छोड़कर सभी के विरुद्ध अधिकार रखता है। अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि कब्जा जो है स्वामित्व का 9/10 है, 9/10, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कभी जो
टीपीए या इन सारे क्वेश्चन है सारे, इन सब में जो डिस्कस करेंगे तो अपन देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यह वस्तु संरक्षण के व्यय के लिए प्रतिपूर्ति का अधिकारी यदि वास्तविक स्वामी ने पुरस्कार की घोषणा की तो वो पुरस्कार का दावा कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी जो चीज़ है, ये बेलमेंट, ये जो इसकी मेन लाइन जो है, ये है जो कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 71 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है, यह वस्तु को वास्तविक स्वामी को यहाँ पर वस्तु खोजने की स्थिति नियति के समान यदि वो वस्तु को अपने लिए रखता है, बेचता है, तो वो विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है दोषी होगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और यहाँ पर देखिए, भूल या प्रपीड़न के द्वारा सौंपे गए धन या वस्तु की, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति, बेसिक सी दो व्यक्ति है, दो अपनी बिजनेस पार्टनर्स है, और दो व्यक्ति जो हैं ये ए, यहाँ पर एग्जांपल देना ही पड़ेगा आपको, ए और बी जो है बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया है, तीसरे व्यक्ति से वाई से जो है 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट लिया है। अब क्या हुआ कि बी भाई साहब ने अकेले ने पेमेंट कर दिया और ए को पता नहीं, तो ए ने वापस से इसको 1 लाख रुपीज़ दे दिए वाई को। तो जो वाई जो है, वाई को कंपेल किया जा सकता है कि वापस ए को लौटाओ तुम 1 लाख रुपए, जो कि तुम्हें बी से मिल चुके हैं। यहाँ पर इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको एक बार जो है अपन पीडीएफ से पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, धारा 72 या प्रावधानिक करती है कि जो व्यक्ति भूल या प्रपीड़न के कारण किसी को धन का भुगतान करता है, तो जो या कोई व्यक्ति भुगतान करता है, कोई वस्तु सौंपता है, तो वह उसे वापस करने के लिए बद्ध होता है जिसे कि सौंपी गई। इस धारा के द्वारा धन का भुगतान या वस्तु सौंपना त्रुटि यानी भूल या प्रपीड़न के कारण हो, प्राप्तकर्ता ने धन या वस्तु प्राप्त की हो। त्रुटि का अर्थ है, भूल का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति एक गलत फहमी के कारण धन का भुगतान कर देता है तो वह वापस मांग सकता है। प्रपीड़न का वही अर्थ है जो धारा 15 में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो आवश्यक तत्व जो पर मतलब प्रत्येक संविदा, मान लीजिए आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि एक अवयस्क से किया गया करार जो है कब इन्फोर्सेबल बाय है, धारा 68 के आवश्यक तत्व बताइए, या जो है एक अवयस्क को की गई आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय की प्रतिपूर्ति किन किन दशाओं में की जा सकती है। तो वैसे आपको बताना, यहाँ पर डिस्कस जो है वैसे अपन ऊपर जो डिस्कस किया वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति होना चाहिए, और आवश्यक वस्तुओं की वस्तुएं व्यक्ति की जीवन की दशा की, वही जो मिडिल क्लास फैमिली का एक बाल एक है और एक जो है रिच फैमिली से है, तो दोनों का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से वसूल कर सकना ही हुई आपूर्ति उस व्यक्ति को उसके आश्रित को की गई, वह विधिक रूप से सहायता देने के लिए बद्ध है। यही जो है 4-5 इसके मेन पॉइंट है। इन पॉइंट को याद रख के आप सेक्शन को भी याद रख सकते हैं, सेक्शन के साथ इन पॉइंट को, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखते धारा 69, तो जो है भुगतान करने वाला व्यक्ति हितबद्ध होना चाहिए। हितबद्ध या अभिरुचि, दोस्तों अलग अलग वर्ड्स इसलिए डिस्कस किए ताकि आप जो अलग अलग वर्ड्स से परिचित हो, जैसे भूल, त्रुटि, ये सारी चीजें जो एक जैसे अलग अलग वर्ड्स यूज करने से आपको एग्जाम में जो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर अलग अलग वर्ड जानबूझ के यूज किए गए। ये अभिरुचित वर्ड को आपको वहाँ पे जो मिलेगा बेयर एक्ट में पढ़ने को, वो मिलेगा हितबद्ध। दोनों के मतलब एक ही है। जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया वह कानून द्वारा उस धन का भुगतान करने के लिए बद्ध हो, भुगतान वास्तव में किया गया और भुगतान स्वैच्छिक नहीं, मतलब अपने अधिकार की रक्षा के लिए किया गया उसने। अरे ये अलग हटा, ये देखिए, बाध्य होकर किया गया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब धारा 70, धारा 70 सबसे पहले तो कोई कार्य विधिक रूप से किया जाना चाहिए। कार्य जो है अनुग्रहिक हो, दान मतलब विस्कृति का नॉन ग्रेटिट्यूस नहीं होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को लाभ किया, बस। धारा 71, जो वस्तु खोई हुई होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की हो, व्यक्ति ने वस्तु को पाया और उनका संरक्षण करना स्वीकार, तो संरक्षण किया हो, वास्तविक स्वामी का अस्तित्व हो। धारा 72 जो है धन का भुगतान, धारा 72 जो भूल प्रपीड़न, उसके धन का भुगतान या वस्तु सौंपी गई हो। भुगतान जो है, भुगतान या वस्तु सौंपना जो है भूल या प्रपीड़न के कारण हो, प्राप्तकर्ता ने धन या वस्तु प्राप्त की हो, और जो प्राप्तकर्ता धन या वस्तु को अनुचित रूप से अपने पास होल्ड करके रखा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पक्षकारों के अधिकार और दायित्व क्या होते हैं। ये जो एग्जाम में नहीं आएगा तो अपन इसे डिस्कस नहीं करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आपकी जानकारी डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
वो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारी प्रोसीजर जो है जो भी यहाँ पर बता दी जाएगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोई यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको लेने हो तो देखिएगा, वरना यहाँ पे तो आपको सारे मिल ही चुके हैं। अब जो है यहाँ पर अर्ध संविदा और संविदा में क्या अंतर है? सबसे पहले सहमति, प्रस्ताव स्वीकृति आवश्यक, यहाँ पर आवश्यक नहीं है। पक्षकारों की सहमति जो विधि द्वारा दी गई, यहाँ पर जो पक्षकारों की यहाँ पर आधार या नेचर के ऊपर भी बता सकते। कंसिडरेशन आवश्यक ये संविदा में यहाँ पर नहीं है। निर्माण पक्षकारों की इच्छा से यहाँ पर विधि द्वारा हो रहा है, जो अपना अर्ध संविदा क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट है। अधिकार जो संविदा से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर जो है क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में विधि द्वारा आए। सहमति आवश्यक तत्व है और इसके अंदर आवश्यक नहीं है कि अपना क्या बोलते हैं इसको, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसका नेचर जो है वास्तविक दायित्व और इसका विधिक कल्पना है। उद्देश्य जो पक्षकारों की इच्छा की पूर्ति करना कॉन्ट्रैक्ट का, और इसका जो इनजस्ट अनजस्ट इन्रिचमेंट को रोकना है। अब विधि द्वारा संविदा अधिनियम दोनों ये कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। इसे आप जब नोट्स फाइनल नोट्स देखेंगे वहाँ पर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई अंतर है ही नहीं। ये भी संविदा अधिनियम, ये भी, ये धारा 18 में, ये धारा 72, ये कोई अंतर थोड़ी ना होता है। अंतर जो होता है कॉन्सेप्ट के बीच होना चाहिए। इसके सेक्शन जो है 4 पेज में है और इसके सेक्शन 18 पेज में, ये इसे कोई मैं एक डिफरेंस नहीं मानता हूँ, अपने अपने विचार हैं सभी के। यहाँ पर देखिए अपन जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो है जजमेंट को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो एक जजमेंट इस पीडीएफ में मिसिंग है, वो आपको लिख लेना चाहिए। वो जो है नेस वर्सेस इनमैन। क्या है दोस्तों? नेस वर्सेस इनमैन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही है। इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, आपको बबल डायग्राम के थ्रू बताना बेटर रहेगा। इतना कौन से, इतना मत कर बेटा। देखिए नेस वर्सेस इनमैन में क्या होता है कि एक बच्चा जो है माइनर था, ए नाम का व्यक्ति, वो एक दर्जी के पास गया। दर्जी को रखते अपन जे, जे के पास गया और बोला कि मुझे फैंसी सूट सिल दो, मेरे को नीड है। तो दर्जी भाई साहब ने सूट जो है बना दिए, 10-12 फैंसी सूट। अब यहाँ पर जो है पैसे देने की बारी आई, तो जे ने इसको पेमेंट नहीं किया, तो ये कोर्ट गया। तो कोर्ट में पहले तो ये बात होती कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि ये माइनर था और माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो फिर जो अपने दर्जी भाई साहब के जो महानतम एडवोकेट थे, उन्होंने एक दलील दी। उन्होंने जो है ये आर्ग्यूमेंट रखा कोर्ट के सामने कि जो है यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो सेक्शन 68 अप्लाई होता है, और ये जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले की प्रॉपर्टी से जो है अपन पैसा वसूल कर सकते हैं। ये जो है ए नाम, ये जो जेड नाम का जो एडवोकेट भाई साहब, उन्होंने ये दलील दी। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि फैंसी कोड सबसे पहले तो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 68 कब आकृष्ट होगी, या धारा 68 तभी एप्लीकेबल होगी या तभी लागू किया जा सकता है धारा 68 को, जबकि पक्षकारों की जीवन आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय किया। अगर फैंसी जो सूट होते हैं वो जीवन आवश्यक वस्तुएं नहीं होती, ये फैंसी सूट जो है वो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं 2-3 और केस को। ये इंग्लैंड वर्सेस फेंडर, थोड़ा लाइफ अच्छा होना। इस मामले में असम्मत व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के संबंध में विचार के विधिक प्रश्न। आवश्यक वस्तु की परिभाषा क्या है? न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण असम्मत व्यक्ति की जीवन दशा और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। वही जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, वही यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर नालिया, इसका नाम अच्छा था यार, ये दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, या मैं ही आपको वेरीफाई अभी, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मेरे पास कहीं से करता हूँ। इसे एक काम कीजिएगा, आप इसे थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, थोड़ा होमवर्क आप भी कर लीजिए। कुल मिला के मेरा कहना है, यहाँ पर मैं कभी से ढूंढूंगा तो यहाँ पर इसका नाम जो है गुंडा, पता नहीं इसका नाम कुछ और है। वर्सेस ये जो रामास्वामी गुंडार, यहाँ से याद रखना। इस मामले में सेक्शन 69 और 70 के अंतर्गत दावा किया गया। विधिक प्रश्न, प्रश्न क्या उठा था? कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो था
कि क्या इनजस्ट इनरिचमेंट का जो डॉक्ट्रिन है वो सेक्शन 69 और 70 के अंतर्गत लागू होता है। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय ने बोला कि अनजस्ट इनरिचमेंट का जो डॉक्ट्रिन है वो जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है और धारा 69 तथा 70 के अंतर्गत लागू है। अब महाराजा ऑफ गोंडाल वर्सेस सक्सारिया, यहाँ पर इसको देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक। अरे भाई पढ़ने दो ना, क्या चाहते हो तुम हैं? अच्छा काम करो तो 10 लोग आके कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे कोई रील या मूवी के बारे में अपन डिस्कस करते ना, तो ना तो कोई ये टेबलेट हैंग होता, ना कोई बैक बटन आता जानबूझ के, ना ये बाहर निकलने का बोलता। ये भी बोलता बोलो जितना बताने उतना। अच्छे काम में टांग ज्यादा खींची जाती है कुल मिला के बातें। तो चलिए वापस आ जाइए, ध्यान भटकाना नहीं है अपन को। यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर जो था अपना वो महाराजा ऑफ गोंडाल वर्सेस सक्सारिया, इसमें जो है सेक्शन 69 के अंदर स्वैच्छिक भुगतान और विधिक बाध्यता से किए गए भुगतान के बीच अंतर था। जो क्वेश्चन अराइज होता, क्या स्वैच्छिक भुगतान सेक्शन 69 पर लागू होता? कोर्ट ने स्पष्ट किया सेक्शन 69 सॉरी दोस्तों केवल उन भुगतानों पर लागू होता है जो विधिक बाध्यता यानी लीगल ऑब्लिगेशन के द्वारा किए गए, स्वैच्छिक भुगतानों पर नहीं। वॉलेंटरली जो किए जाते हैं पेमेंट्स उन पर नहीं। प्रासंगिकता, स्वैच्छिकता और बाध्यता में अंतर। आपको जो बेसिकली क्वेश्चन अराइज हुए ये सारी चीजें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं, वरना ऐसा कोई फाउंडेशन ऐसी लिखना क्या है, कोर्ट ने जो हेल्ड किया है, यहाँ से न्यायालय ने जो स्पष्ट किया वहां से आपको लिखना आवश्यक है। ये वाली चीज जो बस। अब ये जो एक और जो है फकीर चंद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अपन इसको डिस्कस करते हैं। इस मामले में जो वस्तु खोजने वाले अधिकारों और दायित्वों पर विचार किया गया। विधिक प्रश्न, वस्तु खोजने वाले के क्या अधिकार और क्या दायित्व, ये क्वेश्चन अराइज होता है। कोर्ट ने जो हेल्ड किया था वह कि वस्तु खोजने वाला व्यक्ति वस्तुओं का स्वामी नहीं बनता, परंतु उसे अधिकार प्राप्त होता है कि वह वास्तविक स्वामी को वस्तुएं लौटाने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ पर जो अपने केस लो भी डिस्कस हुए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो हैं बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपको अंदर भी दिए हैं और कुछ नहीं दिए, तो आप यहाँ से देख के वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपको जाने इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये एग्जाम्पल जो है नए नए उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि अपना जो ये एक्ट है वो जो 1872 का है और अपन जो आ सकें 2026 में, तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है इनको जो है थोड़ा चेंज करके जो है लाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अनावश्यक रूप से अननेसेसरी रूप से वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से जो आपके लिए सूटेबल हो। अब यहाँ पर आपके लिए एक टेबल भी दी गई है आप ताकि जल्दी याद कर लें। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो सबसे पहले अपन को निष्कर्ष में यही बताना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए या विधि का लॉ का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये अनजस्ट इन्वेस्टमेंट को रोकता है तथा आवश्यक वस्तुओं मतलब कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित भी करता है। और यहाँ पर जो है दोनों के अधिकार और दायित्व लिए गए हैं, रोके गए हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको यही डिस्कस करना है। अर्ध संविधान सिद्धांत न्याय विवेक और समानता पर आधारित सिद्धांत समाज में विश्वास और न्याय की भावना को बनाए रहे। विश्वास मतलब कि एक पार्टी सोचती है कि बच्चा है मैं इसकी प्रॉपर्टी से ले लूंगा इसे, और उससे भी बचाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एब्यूज करे, किसी व्यक्ति का फायदा ना उठा पाए, दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो छोटा सा, उसे क्या पता कि उसके क्या अधिकार है। उसको किसी व्यक्ति ने देखा और उसको आवश्यक वस्तु प्रदान करते करते अपनी इच्छाएं भी पूरी करती रहा, अपना जो विल है अपनी जो विलिंगनेस है वो भी पूरी करते रहा। उसको ले गया एरोप्लेन में या एरोप्लेन से ट्रेवल करवाने के लिए, साथ में वो भी करता रहा। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए जो है दोनों के राइट्स और उनको डिफाइन किया गया है। और न्याय संगत प्रतिदान सुनिश्चित करता। आधुनिक वाणिज्य मतलब व्यापारिक और नागरिक लेनदेन में अर्ध संविधान भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेषकर बैंकिंग, बीमा और सरकारी अनुदान। तो दोस्तों आज का लेक्चर हुआ खत्म और अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज भी लगभग पूरी होने ही वाली है। आपको अगली लेक्चर सीरीज कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट में करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।